जिंदगी उन लोगों के लिए आसान नहीं पर दिलचस्प है जो परिवर्तन का सपना देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1.4 के वीडियो पार्ट 2 में है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने 10th यूनिट मैथ्स में, जहाँ सीखेंगे हम कुछ नया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पे रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी तथा 81 वर्ग सेमी है। इसका मतलब जो पहला त्रिभुज है उसका 225 है और जो दूसरा त्रिभुज है उसका 81 है। मतलब इसका जो वर्ग है ये है 225 स्क्वायर, ये है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेमी है। मतलब जो छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज कौन है, ये है, उसकी एक भुजा, मान लेते हैं कि मैंने ये वाला भुजा ले लिया, उसका लंबाई क्या है 12 सेमी। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। बड़ा त्रिभुज कौन है, ये है। अब इस ए बी का संगत भुजा कौन है, पी क्यू है, मतलब पी क्यू निकालना है आपको। क्लियर हुआ आपको। अब बात आ रही है कि डायग्राम नहीं दिया हुआ है, मैंने खुद से बनाया है, तो आप भी बना सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, माना छोटा त्रिभुज ए बी सी तथा बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। क्यों समरूप त्रिभुज है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है समरूप त्रिभुज है। ठीक है, हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, बस हम खुद से एक मान रहे हैं कि एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। अब जब दोनों को समरूप बोल दिए हैं तो समरूप मैंने दिखा दिया है। अब मैंने दत्त लिख दिया है। दत्त क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि दिया है ना, बोला है ना यहाँ पे समरूप है, तो मैंने दत्त लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा था, छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेमी है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेमी है, इसीलिए ए बी जो है 12 सेमी है ना। जो देखिए डायग्राम में दिखा देने से नहीं होता है, लिख कर दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए बी, यहाँ पे भी मैंने चलो दिखाया आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे लिख के मैंने दिखा दिया ए बी जो है वो 12 सेमी है। ऐसा नहीं कि मैंने ए बी लिया तो आप बी सी नहीं ले सकते हो, आप बी सी ले सकते हो, आप ए सी ले सकते हो, तीनों में से कोई भी भुजा को आप 12 बोल दो। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको मैंने एक बोल दिया है। क्यों एक बोला, क्योंकि ये जो ए बी का मान है वो कहीं ना कहीं जाके आपको रखना तो पड़ेगा ना, है ना, तो इसीलिए मैंने एक लिख दिया उसको। उसके बाद देखिए, ए बी सी हमारा छोटा त्रिभुज है तो उसका 81 वर्ग सेमी, और पी क्यू आर है जो उसका 225 वर्ग सेमी, और इसको मैंने बोल दिया दिया है ना, बुक में बोला है तो दिया है। उसके बाद इसको मैंने नंबर दे दिया 2, तो 1 और 2 से बाद में हम लोग को यूज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने समरूप बता दिया था, तो इसको वापस से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जब भी आपको ये वाला फॉर्म चाहिए रहेगा तो आपको पता है कि दो त्रिभुज जो है वो समरूप होने चाहिए। ठीक है, तो अभी वो यहाँ पे था तो आपको यहाँ पे दिखा देना है, मतलब जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके बाद ही आपको ये वाला सॉल्व करना है। वहाँ से देख के लिख दिया मैंने। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको ये वाला फॉर्म लिख देना है, और लिख देना है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। ये तो एकदम रट्टा मार लेना है आपको कि दो समरूप त्रिभुज रहेगा तो ये वाला आपको फॉर्म मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या ए बी सी का मान दिया हुआ है, हाँ जी, देखिए 81, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा, बटा पी क्यू आर का मान देखिए 225 है। ठीक है, ए बी का मान दिया हुआ है, क्या ए बी का मान देखिए 12 दिया हुआ था, 12 का वर्ग हो जाएगा, और पी क्यू का नहीं दिया है, वही तो निकालना है हमें, है ना। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखिए 81 जो है ना वो 9 का वर्ग होता है, और 225 जो है 15 का वर्ग है। तो आप क्या कर सकते हो आप, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जो वर्ग दिख रहा है ना, ये वर्ग अगर आप हटाओगे तो ये करनी में चला जाएगा, तो ये 81 जो है करनी में चला जाएगा, और यहाँ पे 12 रह जाएगा, बटा पी क्यू, इसका वर्ग घटेगा तो ये भी करनी में जाएगा, 225। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप ये जो 81 है वो 9 का वर्ग है, तो इसलिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 225 जो है 15 का वर्ग है, इसलिए यहाँ पे 15 हो जाएगा, बराबर 12 बटा पी क्यू। क्लियर है। ये स्टेप एक तरीका और था करने के लिए। डायरेक्टली ये स्टेप के बाद आप ये स्टेप ना लाकर ये स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते थे, और उस समय ये लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। एक स्टेप ऐसे भी है, मतलब इस तरह आप सॉल्व करो, या फिर आप ये डायरेक्ट स्टेप लेके आ जाओ और लिख दो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अच्छा आपको पी क्यू का मान निकालना है, तो 12 को आप यहाँ पे भेज दोगे
ठीक है, और कट पिट कर दोगे पी क्यू का आंसर आ जाएगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पी क्यू कहाँ पे हर में है और हमें पी क्यू चाहिए अंश में, तभी उसका मान लिख सकते हो आप। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि भाई 12 को यहाँ भेज देते हैं और इसको अंश में लेके चले जाते हैं। ये तो हर में, अंश में कैसे ऑटोमेटिक चला जाएगा? इसको अंश में लेके जाने के लिए एक ही तरीका है, वो क्या है? ये है दायां पक्ष में, इसको बायां पक्ष में भेजना पड़ेगा। जैसे ही बायां पक्ष में जाएगा तो ये अंश में जाके गुणा होगा, तो इसको भेज देते हैं यहाँ पे। तो पी क्यू गुणे 9 बराबर 12 और इस 15 को भी वहाँ भेज दो, गुणे 15, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, पी क्यू बराबर 12 गुणे 15, ये 9 जब इधर जाएगा तो हर में जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणे में है। नेक्स्ट स्टेप, पी क्यू बराबर, चलिए इसको काट लेते हैं, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। तो 4 गुणे 5 बच गया है। नेक्स्ट स्टेप, पी क्यू बराबर 4 पचे 20, फिर सेमी लिख दीजिए। तो इस तरह आपका आंसर आया है, पर आपको आंसर पी क्यू नहीं लिखना है, आपको आंसर पी क्यू नहीं लिखना है क्योंकि पी क्यू नहीं बोला है ना। आपको आंसर किस तरह लिखना है? क्वेश्चन में क्या बोला था आपको? क्वेश्चन में बोला है बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो अब हम लिखेंगे बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई 20 सेमी है, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं। तो देखिए इस तरह अपने को लिखना है। ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं क्या लिखा है। समबाहु त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज मतलब होता है जो कोण होते हैं ना वो 60-60 डिग्री के होते हैं। तो दोनों समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये 60 है तो ये भी 60 है, ये भी 60 सब 60 है। तो इनकी भुजा भी क्या होंगी? सर्वांगसम होंगी, और इनके कोण भी सर्वांगसम है। तो जब कोण भी तीनों मिल रहे हैं तो हम लोग कोको कसौटी से ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा त्रिभुज है दोनों समरूप है। तो मैंने कोको कसौटी से समरूप बता दिया। तो ये जैसे ही आप समरूप बता दियो तो आप ये वाला फॉर्म लिख सकते हो, है ना। तो ये फॉर्म लिखने के बाद आपको समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय लिख देना है। बहुत बच्चों को देखा हूँ मैंने, ये सब लर्न नहीं करते हैं। ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कट जाएगा इस पर, ठीक है। तो याद कर लेना ये सब। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी का मान है क्या आपके पास? जी हाँ, देखिए ए बी का मान है 4, तो 4 लिख दीजिए, 4 का वर्ग बट्टा DE का मान है क्या? देखिए DE का मान तो ज्ञात करना है, तो DE ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ABC का मान है क्या? देखिए ये जो अनुपात है 1:2, ये पहले वाले त्रिभुज का है, दूसरे वाले त्रिभुज का। पहला त्रिभुज कौन है? ABC, तो इसका 1 हो जाएगा और इसका 2 दूसरे वाले का। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर 4 का वर्ग होता है 16, फिर DE का वर्ग। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, DE को वहाँ पे लेके जाइए। DE जब जाएगा वहाँ पे तो 1 गुणे DE का वर्ग हो जाएगा, 16 गुणे 2 जब वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा। इसका गुणा करोगे तो DE का वर्ग ही आएगा, फिर 16 दूनी 32 होता है। सॉरी, आप गुणा मत करिए, यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए, 16 गुणे 2, गुणा मत करिए। बताता हूँ मैं क्यों नहीं गुणा करना है। देखिए वर्ग जब हटाओगे तो ये रूट में जाने वाला है, आपको पता ही है। तो मैं हटा देता हूँ, DE बराबर ये रूट में गया 16 गुणे 2, ओके। फिर DE करने से बाहर कौन आता है? जो स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 12 आ जाएगा। 2 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर 4 है, पर 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो वो करनी में ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे गुणा नहीं कर दिया। अगर मैं गुणा कर भी देता, अगर मैं लिख देता 16 दूनी 32, उसके बाद वही हाल होता भाई कि इसमें से फिर उसको फिर अलग करना पड़ता, फिर यही स्टेप लाना पड़ता, मतलब। तो इसीलिए गुणा करते, फिर बाद में उसको वापस से यही वाला फॉर्म लाते। तो हम लोगों ने गुणा नहीं किया इधर, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब बहुत लोग को क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जब करनी के अंदर 1 रहेगा ना
तो बाहर आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। करनी के अंदर अगर 4 है तो 2 हो जाएगा। करनी के अंदर अगर 9 है तो 3 हो जाएगा। करनी के अंदर 16 है तो आके 4 हो जाएगा। और करनी के अंदर 25 है तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब आपको पता ही होगा कि भाई ये वर्ग है सब, है ना। ऐसे 6 का वर्ग क्या होता है 36, तो 36 रहेगा तो बाहर आके 6 हो जाएगा। पर अगर इनके सिवा कुछ और है, जैसे कि ये नंबर छोड़ के, जैसे ये वर्ग है, इन सब नंबर को छोड़ के अगर 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, ये सब करनी में है तो बाहर नहीं आने वाला है, वो करनी के अंदर ही रहेगा। क्लियर है। तो इस तरह जो है हमारा डी का मान मिल चुका है। तो आई होप आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें फिल करना है जस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट फिल करके नहीं बताऊँगा, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, है ना, रट्टा नहीं मारना है हमें। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेख PQ समांतर रेख DE। मीन्स जो PQ और DE है वो समांतर है। तो जब समांतर होता है तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है उसको हम तिर्यक रेखा समझेंगे। ओके, तो जब 2 समांतर रेखा रहेगी, ठीक है, तो ये जो कोना है और ये जो कोना है, इन दोनों कोण को हम लोग सर्वांगसम कोण कहेंगे, ठीक है। और रीज़न क्या देंगे हम लोग, संगत कोण, ठीक है। वैसे ही ये कोण और ये कोण भी सर्वांगसम हो जाएंगे एक दूसरे के, और ये भी संगत कोण के द्वारा, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे समझ लिया, आगे जाके इसका जिक्र किया जाएगा सॉल्यूशन में। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इक्वल्स टू 20 वर्ग इकाई, ठीक है। मीन्स यहाँ पे देखिए इसी के अंदर 2 त्रिभुज है, वो कौन कौन से हैं, चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, और ये दोनों सर्वांगसम होंगे तो कोण, तो मैंने यहाँ पे 2 कोण बना लिया है, और ये दोनों कोण सर्वांगसम रहेंगे, ठीक है। और ये दोनों कोण भी सर्वांगसम रहेंगे, तो मैंने अलग से बना लिया है। अब बात हो रही थी कि जो PQF है, PQF वो 20 वर्ग इकाई है, मतलब उसका जो एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है पहले से दिया हुआ है। क्या, PQF का मतलब इसका जो है एरिया दिया हुआ है 20, पूरा एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, PF इक्वल्स टू 2DP। जो PF है, PF यही है, इसको वहाँ पे 2DP बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल निकालना है, ज्ञात करना है किसका, DPQE का, मतलब ये आपको एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपका यही टारगेट है। अब सारा सॉल्यूशन इसको निकालने के लिए करने वाले हो। अब पहले समझना ज़रूरी है कि आप ये कैसे निकाल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, जो छोटा वाला त्रिभुज है ये, इसका 20 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट। और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये DEF, अगर मैं इसका निकाल लूँ, इसका पता नहीं है हमें, अगर इसका मैं क्षेत्रफल निकाल लूँ, ये वाले क्षेत्रफल में से ये वाले क्षेत्रफल को माइनस करूँगा तो ये वाला मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बड़ा त्रिभुज है और ये छोटा त्रिभुज है, ठीक है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला जब माइनस करोगे तो ये एरिया पूरा बच जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो अब आपका टारगेट क्या है, ये निकालने के लिए आपको ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और छोटे वाले त्रिभुज का तो दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है हल, और देखिए ये जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वो लिख दिया हमने। PF भी दिया हुआ है 2DP, हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर देखिए DP जो है, यहाँ पे देखेंगे ये DP है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है जैसे 2DP, ठीक है। अब इसका मान निकालना है क्योंकि PF का मान 2DP दिया हुआ है, ठीक है। अब PF का जो संगत भुजा है वो DF है, ठीक है। तो आप देख सकते हो DF यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है DF, उसके बीच में ये आ रहा है DP आ रहा है, तो PF का मान तो 2DP बता रहा है, राइट, पर इसका मान नहीं दिया है, तो इसको हम लोगों ने x मान लिया। क्या मान लिया, x, ठीक है। अब जब इसको आपने x माना तो DP की जगह पे DP को x मान लिया आपने, तो DP की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो अब जो PF का हमारा मान है वो इसको ना लिखकर हम लिखेंगे 2x लिखेंगे, DP की जगह x लिखेंगे। तो अभी देखिए ये x है और ये 2x है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x, और इसका मान हमें निकालना है, ये पूरा हमको मान निकालना है। तो उसको निकालने के लिए देखें यहाँ पे दिया हुआ है DF। अब DF कैसे मिलेगा आपको, DP
प्लस पी एफ, मतलब डी पी और पी एफ को प्लस करके डी एफ मिलेगा। तो देखिए डी पी प्लस पी एफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी एफ। डी पी का मान है x जो कि हमने माना है, और पी एफ का मान है हमारा यहाँ पे देख सकते हो 2x। दोनों को जब जोड़ोगे तो 3x आ जाएगा। अब ये 3 कैसे आया, क्योंकि x के आगे 1 होता है दिखता नहीं है, पर जब जोड़ोगे आप तो 1 और 2 हो जाएगा 3, x और x हो गया x। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सर हमने जोड़ा तो x और x स्क्वायर क्यों नहीं हुआ। एक बात अपने माइंड में बैठा लो कि जब भी आप जोड़ोगे तो सिर्फ नंबर को जोड़ोगे, ठीक है, उसके जो चारांक होंगे उसे जोड़ना नहीं है, x हो जाएगा, ठीक है। और x स्क्वायर और x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1 2 x स्क्वायर हो जाएगा। ये नहीं कि मतलब x स्क्वायर x4 लिख दो आप, ठीक है। तो ये गलती मत करना, x स्क्वायर। अगर यही आप जोड़ रहे होते x प्लस x स्क्वायर से जोड़ रहे होते तो ये जुड़ता ही नहीं, ठीक है। इसको आप सॉल्व ही नहीं कर पाते। आप हमेशा प्लस तभी कर पाओगे जब आपका जो चारांक है वो कॉमन होगा, सेम होगा, ठीक है। तो x कॉमन था तो x हो गया, 1 और 2 हो गया 3, क्लियर है। वैसे ही माइनस में भी सेम है, नंबर को माइनस करते हैं, चारांक सेम लिखते हैं, पर यही अगर हम गुणा करते तो 2 1 कम 2 हो जाता और x स्क्वायर हो जाता, मतलब 2x स्क्वायर आता है आंसर, क्लियर है। तो ये सब तो चलो कट कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज FDE तथा त्रिभुज FPQ में इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप बताना पड़ेगा, ठीक है। इसका मान आ चुका है 3x, ओके। तो देखिए इन दोनों को समरूप बताना पड़ेगा, जो हमारा प्रमेय है प्रमेय को लगाने के लिए दोनों को समरूप बताना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें समरूप नहीं बोला गया है दोनों त्रिभुज को। तो समरूप बताने के लिए आपको 2 त्रिभुज लेना है। 2 त्रिभुज क्या है, ये दोनों है हमारा। आप नाम कैसे भी ले सकते हो, पर हमेशा याद रखना आप जब नाम जैसे कि आपने अभी लिया FDE तो यहाँ पे भी FPQ लेना था, ठीक है। अगर वही यहाँ पे आप ऐसा बोलते FED तो यहाँ पे भी ऐसे ही बोलते FQP। अब यहाँ पे त्रिभुज तो ले लिया गया है, इसको समरूप बताने के लिए 2 कोण चाहिए। तो 2 कोण जैसे ही मिल जाएगा तो आप को कसौटी से कह दोगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। ऑलरेडी देखिए ये कोण और ये कोण हमें समरूप मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है FDE, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें से कोण कैसे लोगे आप, ऐसे ही सेम पढ़ोगे FPQ, कोण FPQ। और ये संगत कोण है, मैंने यहीं पे पहले ही बता दिया था, इसलिए यहाँ पे संगत कोण लिखा हुआ है। रीज़न देना ज़रूरी है, इसमें मार्क्स कटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये कोण लेना है, ये दोनों कोण। तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, देखो FED, ठीक है, FQP, क्लियर है। और ये भी संगत कोण है, तो ये पहले से दिया हुआ था, हमें करना नहीं था, ओके। बट आप जब अगर बाई चांस कभी अगर ऐसा ना आकर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको सारा सॉल्यूशन खुद करना पड़े, तो ये इसीलिए प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना कि आप गलती ना करो, ठीक है। ये सब आपको लिखना पड़ सकता है खुद से। ये 2 कोण तो मिल चुका है, तो आप को कसौटी से ये कह सकते हो कि जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप है, क्लियर है। अब समरूप हो चुका है तो आप ये वाला फॉर्म लिख ही सकते हो। तो यहाँ पे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे लिख दिया, पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फील करना है आपको, तो सिंपल सी बात है, आपको कोई एक भुजा लेना है। अब भुजा आप कौन सी लोगे, जो आपको दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ है, देखिए इसका मान दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है। तो ऊपर किसको रखोगे, इसको रखोगे कि इसको रखोगे, बात ये आ रही है। तो ऊपर किसका त्रिभुज है, FDE है, FDE इसका है, तो इसी का रखोगे 3x। तो 3x आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है DF, ठीक है, ओके। और यहाँ से क्या लेना है आपको, PF। और DF का मान क्या है, 3x पहले से दिया हुआ है और PF का मान दिया हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर 9 आया और या इसको सॉल्व करने पे 4 आया कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो गया। अब बात आ रही है कि सर ये x कहाँ चला गया, तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, 9x² अपॉन
4x²। तो ये x² कट गया तो ये बच गया आपका यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसका वैल्यू क्या है हमारे पास है क्या? हाँ जी, 20 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बोला है PQF 20, यहाँ पे नाम हम लोगों ने FPQ लिया हुआ है। ठीक है, तो ये बुक वाले ने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया है। अभी देखिए ये 20 जो है वो 9 के साथ इंटू होना चाहता है, तो इंटू करने से पहले देखिए क्या 4 के टेबल में 20 आता है क्या? हाँ जी आता है। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 5 जा 20, तो 9 5 जा 45 यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हमें यही निकालना था, है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 45 है और इसका 20 दिया हुआ पहले से, दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आएगा। और आप एरिया निकाल रहे हो, क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो यहाँ पे वर्ग इकाई लिखोगे। सेमी दिया होता तो सेमी लिखते। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये क्लियर समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।